अच्छा, हम कल डेटाबेस का कंसेप्ट देख रहे थे कि किस तरह से डेटाबेसेस का कंसेप्ट आया, फिर बहुत सारी कंपनीज ने इसमें मतलब प्रोजेक्ट्स बनाए, प्रोडक्ट्स बनाई और डिफरेंट डेटाबेसेस हमारे पास आज वर्क करती हैं, ट्रेडिशनल डेटाबेसेस। अच्छा, अब हमने डिस्कस किया था कि हम मोंगोडीबी को पहले देखेंगे एक दफ़ा कि मोंगोडीबी कैसे काम करती है और किस तरह से चीज़ें चलती हैं उसकी। तो ये वाली फाइलें मैं आज फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ जो कल हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई थी। तो क्योंकि हम डायरेक्टली फाइल्स तो नहीं क्रिएट करेंगे, हम डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे। बैकग्राउंड में वो किस तरह फाइलें मैनेज करता है वो उसकी हेडिक होगा। हम उसको सिर्फ डाटा ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे या रीड करेंगे। बाकी जो है उसने डाटा को किस तरह सेव करना है और कितनी जल्दी प्रोसेस करके देना है, ये एक्चुअल उस सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। लाइक मोंगोडीबी है, तो मोंगोडीबी ने अगर मार्केट में अपने आप को कम्पीट करके रखना है तो उसको अपनी स्पीड को मैक्सिमाइज रखना है। मतलब कि फास्टली डाटा रीड हो, फास्टली डाटा अपडेट हो, डिलीट हो। अगर वो मैक्सिमाइज नहीं रखेगा तो कोई और कंपटीटर उसकी स्पेस ले लेगा और वो वहाँ पे आके लोग उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ये हर रोज़ अपने आप को अपग्रेड, नई चीज़ें, नए वर्जन, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और बहुत सारी आ भी जाती हैं, नई डेटाबेसेस भी आएंगी। यानी 2025 में अगर आज हम मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है और 2-4-5 सालों के अंदर कोई बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट आ जाए जो इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस में हो, जिसके अंदर इससे ज़्यादा फीचर्स हो एंड सो ऑन, तो हम उधर मूव कर जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो है वो नो एसक्यूएल के अंदर मोंगोडीबी लीडिंग डेटाबेस है जिसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि लोकल हम उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके लोकल भी रन कर सकते हैं वर्सेस हम क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि हम लोकल सेटअप कर भी लें सारी चीज़ें, तो फिर हमें अपने सर्वर में उसको दोबारा इंस्टॉल करना है और फिर सारी मैनेजमेंट भी हमारी हेडिक होगी। तो उससे ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है कि हम क्लाउड यूज़ कर लें। लेकिन फ्यूचर में इस काम को करने के लिए लाइक लोकल में सेटअप या सर्वर में सेटअप करना काफ़ी ईजी है, क्योंकि एक डोकर का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जब हम डिप्लॉयमेंट सीखेंगे। उस डोकर के कंसेप्ट की मदद से हम डेटाबेस का इंस्टेंस यानी डेटाबेस का सर्वर सिर्फ एक कमांड से आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर वही एक प्रॉब्लम रहती है। लेट्स सपोज अगर हम AWS का क्लाउड यूज़ कर रहे हैं और हमने अपने सर्वर के अंदर ही डेटाबेस का सर्वर रन किया हुआ है, चाहे डोकर के साथ किया हुआ है, अब उसके अंदर हमारे पास कोई लेट्स सपोज 5 मिलियन रिकॉर्ड आ गए हैं, 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो गई। अब अगर हम चाहते हैं यार गूगल क्लाउड पे जाना है, तो अब उनका पूरा इकोसिस्टम डिफरेंट है, हमारा इकोसिस्टम डिफरेंट है जो AWS पे हमने सेटअप किया हुआ है। अब पूरे का पूरा कंटेनर तो वहाँ मूव नहीं हो सकता, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो डाटा को डाउनलोड करना है, डंप निकालना है और फिर दूसरी जगह जाके फिर DB को अप करना है और उसमें वो डंप फिर इंसर्ट करना है। तो थोड़ी मैनेजमेंट हमारे पास रहेगी। अगर हम सर्विस यूज़ करते हैं तो फिर हमें प्लेन जो भी प्राइसिंग है उसकी पर मंथ वो पे कर रहे हैं, बाकी सारी हेडिक जो है वो क्लाउड की इटसेल्फ होगी, यानी वो हम जो भी क्लाउड यूज़ कर रहे हैं उस पर होगी। नॉर्मली डेटाबेस को स्विच करना एक हेक्टिक जॉब रहता है, इतना आसान नहीं होता है। लाइक एक डेटाबेस ऑलरेडी चल रही है स्मूथ एक जगह पे और हम कहते हैं इसको चेंज करके किसी दूसरे क्लाउड पे माइग्रेट करना है, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर डाटा का लॉस और बहुत सारी चीज़ों को हमने जहन में रखना होता है कि कोई प्रॉब्लम ना आए और फिर उसकी टेस्टिंग, उसकी सारी चीज़ें, तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए जब भी डेटाबेस को हमने अपनी प्रोजेक्ट में सेटअप करना होता है, नो एसक्यूएल में तो खैर इतना प्रॉब्लम नहीं है। लाइक अगर हम मोंगोडीबी का क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, हम चाहते हैं यार डिजिटल ओशन पे चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, वो भी मोंगोडीबी का क्लाउड दे रहा है, उसकी प्राइसिंग लेट्स सपोज हमें अटलस क्लाउड से अच्छी मिल रही है। तो लेकिन इधर हमारे पास लेट्स सपोज 5-10 मिलियन रिकॉर्ड भी है। अब वो सारा रिकॉर्ड हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे DB को अप करना पड़ेगा और वहाँ पे वो रिकॉर्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि जब मैं डिजिटल ओशन को अपने सर्वर में लगाऊं तो मेरे पास वो सारा पुराना डाटा भी आ जाए। तो ये माइग्रेशन का प्रोसेस है। लेकिन SQL में ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें टेबल का स्ट्रक्चर, स्कीमास, इसलिए हमने डिस्कस किया था कि हम वो माइग्रेशंस के थ्रू करेंगे, उसको कोड में डिफाइन करेंगे सारी चीज़ों को, ताकि सेम माइग्रेशन दूसरी जगह पे भी जाके रन की जा सके। लेकिन अभी के लिए चूंकि हम नो एसक्यूएल में हैं, नो एसक्यूएल में माइग्रेशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हम सिंपली किसी भी नो एसक्यूएल पे जा सकते हैं। लेकिन एक चैलेंज तो डेफिनेटली हमें फेस करना पड़ेगा और वो ये है कि डाटा को एक्सपोर्ट करके दूसरी डेटाबेस में जाके इंपोर्ट करना, वो बल्क में ऑप्शन आती है डेटाबेस में, वो हम कर सकते हैं, ऑप्शन है। लेकिन एक सेम डेटाबेस एक क्लाउड से दूसरी जगह मूव करना आसान है। लाइक
हम पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं AWS पे, हमने पोस्टग्रेस एसक्यूएल का सेटअप करना है गूगल क्लाउड पे, तो आसान है क्योंकि डेटाबेस दोनों सेम है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ, मैंने माई एसक्यूएल में जाना है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज करना पड़ता है। उसकी रीज़न क्या है कि कोड के अंदर फिर जो माइग्रेशन की फाइल्स हमने बनाई हुई हैं वो एग्जैक्ट स्कीमाज नहीं हर डेटाबेस में चलेंगे। लाइक माई एसक्यूएल के अंदर टेबल बनाने की चीज़ें थोड़ी सी वेरिएशन है एज कम्पेयर टू पोस्टग्रेस एसक्यूएल, तो वो फिर हमें कोड में भी काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए डेटाबेस को स्विच करना इटसेल्फ काइंड ऑफ डिफिकल्ट जॉब, लेकिन सेम डेटाबेस को एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे मूव किया जा सकता है। यानी हम डाटा को एक्सपोर्ट करेंगे एक साइड से दूसरी जगह पे जाके इंपोर्ट करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मेरे पास एक गूगल ड्राइव के ऊपर डाटा पड़ा है 2 GB, अब मैंने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रखना है तो कैसे रखूंगा, वो 2 GB डाउनलोड करूंगा, फिर दूसरे अकाउंट में जाके वो 2 GB अपलोड कर दूंगा, तो वो डाटा सेम उधर आ जाएगा, तो वो वाला मैं नया गूगल ड्राइव का अकाउंट यूज़ करने लग जाऊंगा। तो सेम इसी कंसेप्ट पे। लेकिन अगर बिल्कुल ही कोई नया ड्राइव है, वो गूगल ड्राइव नहीं है, तो उस पर डेफिनेटली मुझे थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो ये वेरिएशन आता है। तो इसी तरह लेट्स सपोज अगर आप मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं, आप कहते हैं फायरबेस में चला जाऊँ, अब है तो ये दोनों नो एसक्यूएल, तो लेकिन उनका जो फंडामेंटल्स भी कुछ चेंज होते हैं, इसीलिए तो डेटाबेस चेंज है। अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हर तरह से डाटा रीड राइट अपडेट डिलीट दे रहा है, तो फिर वो 2 कैसे हुई, वो तो एग्जैक्ट सेम डेटाबेसेस बन गए ना। तो चूंकि डेटाबेसेस मुख्तलिफ हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें ये केयर रखना पड़ता है कि लाइक मोंगोडीबी से फायरबेस में जाना है तो निस्बतन ज़्यादा काम करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू मोंगोडीबी का अटलस क्लाउड से डिजिटल ओशन के क्लाउड पे मूव करना है, तो उससे ज़्यादा हमें काम करना पड़ता है। सही है। तो इसलिए हम नॉर्मली जब पहली दफ़ा प्रोजेक्ट बनता है तो हमें डाटा बेसिस को बहुत वाइजली चूज़ करना है, यानी जो डाटाबेस हमने स्टार्ट कर ली है उसी के अंदर हमें काम करना पड़ेगा। हाँ, एक स्ट्रैटेजी ये भी है, लोग माइक्रो सर्विस में चले जाते हैं। लेट्स सपोज एक हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें लॉगिन साइन अप भी है, उसमें CRUD अप्लाई हो रहे हैं, वो हमने फायरबेस से बना लिया सारा, फिर हमें फिर महसूस हुआ यार ये फायरबेस तो इतना अच्छा नहीं है, अब नए फीचर जो बनाने हैं वो हम फिर मोंगोडीबी में बनाना शुरू कर देते हैं। अब पुराने फीचर उधर चल रहे हैं, नए फीचर मोंगोडीबी में चल रहे हैं, ऐसा ऐसा वो हम उसको लेगेसी कोड कह देते हैं कि ये हमारा वो कोड है जिसकी हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे, ये चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे मूव होगा, अगर कोई चेंज करना पड़ता है उस डेटाबेस में, तो फिर हम रेदर देन उस डेटाबेस में वो चेंजेस करें, हम उसको माइग्रेट कर लेंगे मोंगोडीबी में। तो स्लोली प्रोजेक्ट फिर जो है वो फायरबेस से मोंगोडीबी में स्विच हो जाता है। तो इस तरह की कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो हम रन टाइम पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, खैर अभी के लिए हम मोंगोडीबी को चूज़ कर रहे हैं अपने डेटाबेस के लिए, और हमने कहा है कि हम लोकल में उसको सेटअप नहीं करेंगे। लोकल में भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्लाउड यूज़ करेंगे। इसलिए हम कहाँ पे जाएंगे, मोंगोडीबी अटलस क्लाउड पे। अटलस क्लाउड पे जाके हम साइन अप करेंगे एज यूजुअल। चूँकि मैंने साइन अप किया हुआ है, मैं लॉगिन करूँगा। ट्राई फ्री इसका फ्री है, विदाउट क्लाउड हो जाता है। ईमेल के साथ जो है मेरा जो है अकाउंट सेटअप है, तो मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ विद ईमेल, तो मैं अपने डेटाबेस के इंस्टेंस के अंदर जो है वो लॉगिन कर जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा था कि अगर हम किसी भी एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करें तो हमें 3 चीज़ें चाहिए, और अगर किसी भी नो एसक्यूएल के साथ चाहिए तो 2। कौन कौन सी? एक तो कनेक्शन कैसे बनेगा, और दूसरा उसका CRUD कैसे अप्लाई होगा। अगर नो एसक्यूएल में तो एसक्यूएल में तो 3। कौन कौन सी? पहले हमें कनेक्शन बनाना है, फिर स्कीमा डिफाइन करना है, फिर CRUD अप्लाई करना है। तो ये 3 एसक्यूएल में रहते हैं काम, और 2 जो है वो नो एसक्यूएल में काम रहते हैं। अच्छा, नो एसक्यूएल में कनेक्शन या एसक्यूएल में कनेक्शन का दोनों में सेम ही होता है। अगर हम क्लाउड यूज़ कर रहे हैं तो समझो आपने वहाँ से URI लेनी है। क्या लेनी है? URI, जिसकी मदद, यानी URL समझो जैसे एक वेबसाइट का URL होता है ना, तो समझो कि मैंने मोंगोडीबी का क्लस्टर बनाया है। अब ये जो क्लस्टर है ना किसी सर्वर पे चल रहा होगा, बात समझ रहे हो, कहीं ना कहीं फिजिकली चल रहा होगा ना किसी मशीन में, उस मशीन का कोई IP होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था। अब इसके उस मशीन के अंदर, उस IP के अंदर हमारी मोंगोडीबी का डाटा चल रहा है, डाटाबेस चल रही है, सॉफ्टवेयर चल रहा है। ये सॉफ्टवेयर भी कोड से बना होगा ना, तो वो कोड भी शिफ्ट करना पड़ता है। लाइक अगर आप मोंगोडीबी को डाउनलोड भी करते हो तो वो आपको एक्जी फाइल या उसके अंदर कोड ही मिलता है, वो कोड आपके सिस्टम के अंदर चलता है, तो वो एक्चुअल कोड होता है जो आपका रन हो रहा होता है। इसी तरह अगर आप कोई क्लाउड लेते हो तो समझो कि वो मोंगोडीबी अटलस वाले हमें कुछ स्पेस दे रहे हैं, जिस चीज़ का वो हमें चार्ज कर रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिक रैम है, जिसमें वर्चुअल CPUs एंड एवरीथिंग, उसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, डेटाबेस जो है वो चल रहा है। सही है।
अब उस जो वो सर्वर हमें दे रहा है उसकी कोई आईपी होगा, उसकी चीज़ें होंगी। हमने डिस्कस किया था कि आईपी को याद रखना मुश्किल है, इसलिए वो डोमेन उसके साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो एटलस क्लाउड पे हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो हमें एक वर्चुअल सीपीयू भी दे देता है और साथ में उसके साथ अपनी एक हमारी डोमेन भी एसोसिएट कर देता है। तो अगर हम इस पर कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, कनेक्ट का बटन आता है, यहाँ पे ये मल्टीपल वे से इसको कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है, सही है। तो मैं क्लिक करता हूँ ड्राइवर पे, यहाँ पे वो ऑप्शन देता है कि आपने किस लैंग्वेज में इसको कनेक्ट करना है। बहुत सारी लैंग्वेज उसको दे रहा है, मैंने पाइथन में करना है, वर्जन 4.7 और लेटर करना है, उससे पुराने में और तरीका है। अच्छा, उसके बाद वो मुझे कहता है कि ये इसकी URI है जिसकी मदद से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ कोड पे जाता हूँ और एक प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं main.py और उसके अंदर मैं इसको आगे पेस्ट अगर करता हूँ तो समझो कि कुछ ये इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है, MongoDB प्लस SRV:/, यहाँ पे वो कह रहा है अपना यूज़र नेम डालो, यहाँ पे पासवर्ड डालो, क्लस्टर डॉट ये देखो MongoDB.net, इसके आगे ये इसने कोई सब डोमेन लगाई हुई है। अब ये जो आईडी है ना, ये मेरे उस सर्वर की इंस्टेंस की आईडी है, समझ रहे हो, यानी जो उसने मुझे फ्री में दिया हुआ। अच्छा, उसके आगे वो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी डालता है, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, क्लस्टर कौन सा है और कुछ। ये वैसे उसने क्या पास किया है ये चीज़, क्यूरी पैरामीटर ही है उसका, क्योंकि क्यूरी पैरामीटर का नाम है उसकी वैल्यू, फिर एंड, फिर क्यूरी पैरामीटर का नाम, उसकी वैल्यू, इस तरह करके इसने क्यूरी पैरामीटर पास किए हुए हैं। क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद वो शुरू कर रहा है इसको, सही है। अब ये एक URI है, इसको हम बोलते हैं URL या URI। एक्चुअली हमारी डेटाबेस जो चल रही है ना, वो इस URL पे चल रही है। अब इस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए मुझे यूजर नेम और क्या चाहिए, पासवर्ड। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कल कि आपने अगर अपने लोकल सिस्टम से इस क्लाउड को एक्सेस करना है तो अपना आईपी इसमें ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क एक्सेस में 000 पब्लिक आईपी दे दो ताकि कोई भी कंप्यूटर से हम इसको एक्सेस कर सकें। अच्छा, वो करने के बाद आपका अगला काम होता है डेटाबेस एक्सेस के अंदर एक यूजर बनाना है हमें। लाइक ये देखो यहाँ से वो हमसे पूछ रहा है ना, एक तो हमने अपना आईपी अलाउ कर दिया उसको, वो हो गया। अब उसको अंदर लॉगिन करने के लिए, अपनी डेटाबेस के अंदर लॉगिन करने के लिए डेटाबेस का एक यूजर, उसका पासवर्ड बनता है, वो हमने क्रिएट करना होता है। वो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको ख़त्म करके, इतनी जगह पे हम ये डाल देंगे और इतनी जगह पे ख़त्म करके हम पासवर्ड डाल देंगे। अच्छा, ये अब यहाँ पे बहुत सारे यूज़र बने हुए हैं, मैं एक नया यूज़र बनाना चाहता हूँ तो ऐड न्यू यूज़र, उसका हम नाम रख देंगे, जैसे उसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, फास्ट API रख देते हैं, ठीक है। और उसका पासवर्ड जो है वो आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ फास्ट API @ बनाने की ज़रूरत नहीं है, 1214 अगर ये रखने देता है मुझे, फास्ट API 1214 और यूज़र नेम है फास्ट API। तो ये मैंने पासवर्ड रख दिया। आप सिक्योर पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो, ऑटो जनरेट भी कर सकते हो, जैसे ये उसने ऑटो जनरेट कर दिया पासवर्ड, ठीक है, ये ऑटो जनरेटेड यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद पासवर्ड वाली और भी तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट से, IAM यूज़र से, लेकिन मैं पासवर्ड वाला तरीका यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो URI में भी वो दे रहा है। अच्छा, उसके बाद यूज़र की डिस्क्रिप्शन अगर डालना चाहते हो कि ये कौन सा यूज़र है अपने लिए, किसको आप एक्सेस दे रहे हो। अच्छा, ऐड बिल्ट इन रूल, आपने यहाँ पे लिखना है एटलस रीड एंड राइट एनी डेटाबेस, ये आपने चूज करना है ड्रॉप डाउन में से, बिल्ट इन रोल में से। अच्छा, उसके बाद स्पेसिफिक प्रिविलेज, मेरा नहीं ख्याल इसको हमें देने की ज़रूरत है, इसमें क्या दे रहा है, नहीं इसको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने ये रीड एंड राइट एनी डेटाबेस कर दिया तो चल गया। अगर आप इसको टेम्परेरी पासवर्ड रखना चाहते हो यूज़र, या इसकी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो ऑप्शन है, लेकिन हमें ये चाहिए पासवर्ड। उसके बाद हम इसको कर देंगे ऐड यूज़र। अब जैसे मैं यूज़र ऐड करूँगा तो ये मेरा यूज़र क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे DB पासवर्ड नेम की जगह पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर देंगे कोलन के बाद, इस कोलन के बाद, और इस कोलन से पहले हम क्या, ये वाला जो लेस देन एंगुलर ब्रैकेट है यहाँ पे यूज़र नेम, तो यूज़र नेम क्या था, फास्ट API। तो इस तरह करके ये मेरा पूरा एक पाथ बन गया जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आना है, ये क्रिएट हो गया होगा, यहाँ फास्ट API वाला आ गया,
रीड राइट एंड डेटाबेस, वो चीज़ें ऑल रिसोर्सेज का ऑप्शन उसके पास मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे क्लस्टर में हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी डेटाबेसेस शो हो रही होंगी। अब चूंकि ये हमारे लिए जो ये URI है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट समझते हो कि इसको हम शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ ना, तो इसको हम कोड के अंदर भी डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका एक तरीकाकार ये है कि मैं इसको कॉपी करूं, ठीक है, और कॉपी करके मैं यहाँ पे आके एक फाइल बनाता हूँ, उसको हम .env बोलते हैं, इसको इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। ये जो env फाइल होती है ना, नॉर्मली हम इसको गिट पे अपलोड नहीं करते, इसको गिट इग्नोर के अंदर डालते हैं। कहाँ डालते हैं? गिट इग्नोर। तो एक फाइल हम बनाते हैं .git इग्नोर, उसके अंदर डाल देते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि ये .env फिर गिट पे पुश नहीं होते। तो यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे जैसे db_URI या URL, और उसके आगे हम पूरी डाल देंगे हमारा URL, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे इसको स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। इट्स अप टू यू, दोनों तरीक़ों में से क्या करना है। ऐसे आप स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हैं या विदाउट स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हैं, दोनों तरीके चल जाते हैं। तो db_URI आगे मैंने यानी ये वेरिएबल का नाम रख दिया, इक्वल टू का साइन आगे उसकी वैल्यू दे दी, और मैंने इसको कहाँ क्रिएट किया है? .env के अंदर क्रिएट किया। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा कि मैं इसको गिट पे पुश नहीं होने दूंगा। वो क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको गिट पे पुश होने दूंगा तो ये चेंजेस जो हैं वो डिस्टर्ब करेगा। तो अगर हम ये .env को मैंने गिट से इग्नोर करना है ताकि ये गिट पे पुश ना हो, अदरवाइज ये जो है ना मेरा URL पब्लिक हो जाएगा, कोई भी एक्सेस कर सकता है। और main.py से मैं इसको भी के लिए ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली अब हमारा इन्वायरमेंट कहाँ पे पड़ा है? .env के अंदर, सही है। तो नॉर्मली जितने भी हमारी सिक्योर कीज़ होती हैं ना, जैसे स्ट्राइप की कीज़ हो गई, ये डेटाबेस का URL हो गया, और भी कोई अगर हम कोई सिक्योर अपने अकाउंट्स यूज़ करते हैं, गूगल के कोई अकाउंट्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो हमेशा हमने कहाँ पे रखने हैं? .env फाइल के अंदर। .env फाइल के अलावा आपने डायरेक्टली कोड में कीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि कोड का मसला ये होता है कि कोड गिट पे पुश हो जाता है। जब पुश हो जाता है तो कोई भी उस कोड को एक्सेस कर सकता है, सही है। तो इसलिए हम ये .env कोड पे पुश नहीं होने देते। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर अब हम अपना कोड करना शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम फास्ट API डिफाइन करेंगे और फिर अपने डेटाबेस से करें। अब env में तो सिंपली अभी .env में हमने URL रखा है, अब इसको यूज़ करके हमने कनेक्शन भी बनाना है, तो वो कनेक्शन वगैरह बनाना है और बाकी चीज़ें करनी है, तो वो हम अभी टेक्निकली main.py के अंदर उसको डिफाइन करेंगे, सही है। अच्छा, अब कनेक्शन बनाने के लिए हमने कल देखा था फास्ट API के ऊपर डेटाबेस वाले सेक्शन के अंदर हमने readme.md के अंदर हमने उसको डिफाइन किया था कि आपने एक तो PyMongo को ऐड करना है, इंस्टॉल करना है, फिर कनेक्शन बनाने के लिए इंपोर्ट करना है PyMongo में से Mongo क्लाइंट, और Mongo क्लाइंट के अंदर आपने ये URL दिया हुआ है, जैसे ये यहाँ पे हार्ड कोडेड URL। अब चूंकि ये लोकल होस्ट का तो मैंने शेयर किया हुआ है, अगर मेरा एक्चुअल होता तो इधर मैंने शेयर नहीं करना था। उसके बाद हमने फिर ये कुछ DB का कौन सा है उसका नाम और उसकी कलेक्शन का नाम क्या है जिसमें मैं डाटा रीड राइट अपडेट करना चाहता हूँ। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको मैं ख़त्म करता हूँ ताकि हम इसका जो रूट वाला है ना वो, क्योंकि एक ही रिपोजिटरी में हम चला रहे हैं इसको, वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ कीज़ मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं, तो वो वाली की भी हम रूट पे ही रख सकते हैं ताकि रूट से ही चल जाए, रेदर देन मैं इसको सेपरेट बनाऊँ। तो मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो मैं इसी को ही कॉपी करके यहाँ पे उसी की के अंदर उसको डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये उसके अंदर आ गया जो कीज़ मेरी स्ट्रिंग वैसे बनाई नहीं हुई तो हम भी नहीं बनाते, बाकियों में नहीं बनी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कीज़ जो हैं वो मैंने पहले से डिफ़ाइन की हुई हैं, तो वो db_URI मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया जिसको हम यूज़ करेंगे।
अच्छा, अब गिट पे डॉट env को मैंने इग्नोर किया हुआ है, ये चेंजेस में नहीं आएगा, ये चेंजेस में नहीं आएगा। उसके बाद env डॉट एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि कौन कौन सी कीज़ जो हैं वो हमने प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है, इनकी वैल्यूज़ नहीं दी हुई, ताकि नेम जब कोई नया बंदा प्रोजेक्ट में आता है तो उसके पास डॉट env नहीं होती, लेकिन उसके पास डॉट env डॉट एग्जाम्पल फाइल होती है। वो इस फाइल को कॉपी करता है, डॉट env के अंदर रखता है और अपनी ये सारी चीज़ यहाँ पे पेस्ट करता है। अब ये चीज़ उसके पास कहाँ से आएंगी, जब कोई नया पर्सन प्रोजेक्ट में ऐड हो रहा है तो उसके अंदर वो नई वैल्यूज़ जो है वो हम ऐड कर देंगे। सही है। अच्छा, उसके बाद तो लाइक ये वाली कीज़ यहाँ पे एक्चुअली DB URI भी मुझे ऐड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ये भी हम env यूज़ कर रहे हैं ना अब। हाँ, अब टेक्निकली वो मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ क्रिएट किए हुए हैं, तो अभी हमने DB URI रख लिया तो ये यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये सारे एक ही हैं एक्चुअली, एक यूज़ होगा। जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको ये तो एक ही रिक्वायर्ड होगा, तो मैंने अभी DB URI भी इधर डाल दिया है। तो डॉट env जो है वो इग्नोर है और इसके अंदर हमने DB URI यहाँ पे प्लेस कर दिया। नहीं, इग्नोर ऑटोमेटिकली नहीं होती, यहाँ पे डॉट गिट इग्नोर की फाइल है, उसके अंदर मैंने पाथ दिया हुआ है किस फाइल को इग्नोर करना है। तो यहाँ पे देखो डॉट env मैंने लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि डॉट env फाइल को आपने इग्नोर करना है, इसको अपलोड नहीं करना। तो सबसे पहले जब आप गिट इग्नोर बनाते हैं तो तब आपने डॉट env भी साथ में इधर बनानी है, अदरवाइज ये फाइल अपलोड हो जाएगी, तो अपलोड होनी नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो रिपोजिटरी के अंदर तो सारी फाइलें हैं, लेकिन डॉट env फाइल इसके अंदर नहीं है, क्योंकि हमने उसको इग्नोर किया हुआ है, तो उसको इग्नोर करना ज़रूरी है ताकि वो गिट पे पुश ना हो। अच्छा, डॉट गिट इग्नोर के अंदर हमने डॉट env डाल दिया ताकि वो इग्नोर हो जाए, और एग्जाम्पल के अंदर हमने वो रेफरेंस रखा हुआ है। डॉट env डॉट एग्जाम्पल आपको गिट में भी मिल जाएगी, ये देखो यहाँ पे। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता होगा कि ये वाली चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करनी है, इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हम अपनी डेफिनेटली पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसका कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ें हमने बनानी है, वो हम यहाँ पे बनाएंगे। अभी के लिए मैं सेम फाइल में कर रहा हूँ, लेकिन बाद में जब हम प्रॉपर अपनी एप्लीकेशन एक बनाते हैं टू डू ऐप, तो उसके अंदर फिर हम इसको ऐड करेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर, जहाँ पे हम इसका पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें से देखेंगे कि कैसे चीज़ें जो है वो बननी है। अच्छा, सबसे पहले अब हमने PyMongo को इंस्टॉल करना है, क्योंकि वो हम यूज़ कर रहे थे। PyMongo को, तो PyMongo को इंस्टॉल करने के लिए आप UV या पोएट्री इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल ये है कि आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। ये मैं पुराने टर्मिनल ज़रा ख़त्म कर देता हूँ। तो पोएट्री ऐड PyMongo। अच्छा, ये पहले से ऐड होगा तो इसलिए उसने नहीं मांगा, तो चूँकि करना या UV यूज़ कर रहे हैं तो UV ऐड PyMongo, तो दोनों में ये ऑलरेडी सेटिस्फाई है एक्चुअली, इसलिए वो हमसे मांग नहीं रही। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि PyMongo को इंपोर्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम ये जितनी भी डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शंस करेंगे, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम फास्ट API को इस्तेमाल करते हुए, यानी जब राउट पे रिक्वेस्ट आएगी जो डाटा आएगा वही डेटाबेस में रखेंगे, जो डाटा हमने डिलीट करना है वही डेटाबेस में से डिलीट करेंगे एंड सो ऑन। तो उससे पहले हमें फिर फास्ट API का एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। तो फास्ट API की एप्लीकेशन हम कैसे बनाते थे, फास्ट API में से इंपोर्ट फास्ट API, और उसके बाद यहाँ पे हम राउट डिफाइन कर लेते हैं और उसको कह देते हैं, चलो यही चलने देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एक राउट बनाएंगे गेट का, जो हमें लाके देगा जितनी भी आइटम्स हैं
आइटम्स का हम कुछ बोल देते हैं, टू डूज बोल देते हैं। अच्छा, ये काम वही है जो हमने पहले भी किया हुआ है। हमने 2 राउट बनाए हैं गेट के, एक टू डूज गेट कर रहा है। एक्चुअली अभी मैंने उसमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, यही लिखा है कि फिनिश दिस ट्यूटोरियल इस तरह करके, और एक हेलो वर्ल्ड राउट है, या उसको बोल सकते हैं स्टेटस सर्वर इज़ रनिंग। तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा सर्वर जो है वो रन हो रहा है। अच्छा, ये तो हमें पहले भी आइडिया है कि इस तरह से हम बना सकते हैं। इसका नाम वैसे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको 01 फास्ट API X MongoDB ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा मीनिंगफुल हो जाएगा। तो MongoDB के साथ हमने कनेक्शन करना है, इतना काम हमने इसमें बेस एक्चुअली सेटअप कर लिया। अच्छा, अब हमने ये करना है कि जैसे ही हम फास्ट API के बाद हमें PyMongo को इंपोर्ट करना है। जिस तरह फास्ट API को इंपोर्ट किया, ऐसे फ्रॉम PyMongo इंपोर्ट Mongo क्लाइंट, यानी MongoDB के साथ कनेक्ट करना है तो उसका हमें क्लाइंट चाहिए उसका कनेक्शन बनाने के लिए, सही है। अच्छा, अब Mongo क्लाइंट को हमने कनेक्ट करना है, तो कनेक्शन बनाने के लिए उसने हमें एक कोड दिया है। इस फंक्शन को हमने कॉल करना है, एक्चुअली इसमें जस्ट हमने URI पास करनी है, एक वेरिएबल मेरे पास क्लाइंट बन जाएगा। तो उसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे इसके नीचे ही क्लाइंट इक्वल टू Mongo क्लाइंट। उसमें अभी उसने ये URL डाल दी है, इसकी जगह पे हमने डालना है एक्चुअली अपना OS से इन्वायरमेंट वेरिएबल। अब OS का इन्वायरमेंट वेरिएबल डालने के लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए होती है, वो भी मैं यहाँ से उसको बोलते हैं .env, python.env। तो हम वो हम वो पोएट्री या UV से इंस्टॉल कर लेंगे, उसका नाम है .env, python-.env। तो लेट्स सपोज इसको करना हो तो पोएट्री ऐड python.env, वो पहले से ऐड है तो वो इंस्टॉल नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने करनी है, ठीक है। अच्छा, अब वो करने के बाद फिर हमने यहाँ पे करना है फ्रॉम .env import load.env। ये एक लाइन आपने करनी है, python.env में से इंपोर्ट करो, लोड करो env, यानी .env को अगर आपने इस फाइल में लोड करना है तो ये लाइन एक लिखनी पड़ती है। यानी .env में जो वेरिएबल पड़े हैं वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते, उसको एक्सेस करने के लिए फाइल के अंदर आपको python.env के थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, और उसके अंदर से एक फंक्शन निकलता है load.env। इसको आपने कॉल करना होता है। कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को? load.env को बस एज अ फंक्शन कॉल कर देंगे हम, सही है। अब ये करने के बाद आपने एक और काम करना होता है, डेट इज कॉल्ड इंपोर्ट OS, क्योंकि OS की मदद से हम इसको इंपोर्ट करते हैं, सही है। तो 3 फंक्शन हमने 2 वेरिएबल बना लिए, फंक्शन load.env कॉल कर लिया, फास्ट API का रेफरेंस बना लिया, Mongo क्लाइंट का क्लाइंट बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको देना है, तो हम लिखते हैं os.get env, और उसका नाम आ जाएगा, उसका नाम हमने क्या रखा था, db_uri, ठीक है। तो ये os.get env, यानी वो कहता है कि env को गेट करो .env फाइल में से, और ये आपको तब मिलेगा अगर आपने लोड की होगी। तो load.env फाइल को लोड करती है एनवायरनमेंट के अंदर, os.get env जो है वो गेट करता है db_uri को, जो मैंने अभी प्लेस किया है उसके अंदर। अच्छा, अगर आप इसको
डबल चेक करना चाहते हैं ये हमें मिली है या नहीं, हम यहाँ पे प्रिंट लगा सकते हैं और उस प्रिंट के अंदर लिख सकते हैं और सेम फंक्शन इधर भी कॉल करते हैं प्रिंट में। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि DB-URI हमें लोड हुई, मिली है या नहीं मिली। सही है, तो अगर वो प्रिंट हो रही है तो इसका मतलब है कि वो हमें मिल गई। हाँ, अब नॉर्मली तो ये जो कोड हम लिख रहे हैं इसमें एरर आने के चांसेस हैं। अब जब अगर एरर आ गया तो उसमें हमें मुश्किल हो सकती है, तो रहते थे हम इसको डायरेक्टली लिखने के बजाय हमें एक तो इसका फंक्शन बनाना चाहिए पहले, मे बी कनेक्ट DB या कनेक्शन टू द DB या कुछ भी, और फिर उसको कॉल करना चाहिए और उस फंक्शन के अंदर इस कोड को एज अ ट्राई एक्सेप्शन ऐड करना चाहिए, ट्राई कैच, ताकि कुछ भी एरर आए तो हमें पता लग जाए। तो हम डायरेक्टली इसको लिखने के बजाय हम पहले क्या बना लेते हैं, फिर एक फंक्शन और उसको बोल देते हैं गेट DB क्लाइंट, या उसको कह देते हैं गेट DB क्लाइंट। ठीक है, कनेक्ट, क्योंकि हमने इसका क्लाइंट भी चाहिए ना इसके अंदर से, तो वो हमें मिल जाएगा। और हम यहाँ पे ट्राई कैच जो है वो ये रिटर्न हम ट्राई में लिख देते हैं अगर सारा कुछ सही चलता है, और एक्सेप्शन के अंदर हम एक्सेप्शन लगा देते हैं एरर कनेक्टिंग टू दी डेटाबेस, और जो एरर आएगा वो हमने प्रिंट कर दिया टेक्निकली। सही है, और रिटर्न हमने नन कर दिया। ठीक है, और अब अगर मेरे पास यहाँ पे ये कोड मैंने वहाँ पे ऊपर लिख दिया, ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम कह देंगे गेट DB क्लाइंट, कि हमने DB का क्लाइंट गेट करना है। अगर कोई भी एरर आएगा उसकी एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी और उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगा। समझ आई या नहीं आई? एक सेकंड, हाँ वो स्ट्रिंग में लिखनी है, os.getEnv के अंदर ये DB-URI स्ट्रिंग में लिखनी है। सही है, ताकि वो हो जाए। तो ये एक फंक्शन बना लिया हमने गेट DB क्लाइंट, और उसके अंदर हमने उसको रिटर्न कर लिया मोंगो क्लाइंट को। अगर कनेक्शन बन जाता है तो ये रिटर्न हो जाएगा, और अगर कोई एरर आता है तो एरर आ जाएगा कनेक्टेड टू द DB, और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करके इसका क्लाइंट हमने यहाँ पे ले लिया। सही है, तो इतना काम हो गया। अगर कोई एरर आता है तो एरर भी मिल जाएगा कि एरर डेटाबेस को कनेक्ट करते हुए आया, उसके साथ हमने एक्सेप्शन को क्या किया है, प्रिंट भी कर लिया साथ। ठीक है, अब अगर हो जाता है ये कनेक्ट तो हम उसको जो है वो, अगर आपने एक लाइन वैसे एक्स्ट्रा करनी है तो हम क्लाइंट ऐसे कर सकते हैं और साथ में लिख सकते हैं कनेक्टेड टू द DB, और फिर क्लाइंट को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, ताकि और अच्छा हो जाए ना, ताकि ये प्रिंट भी आएगा तो पता लग जाएगा कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो एरर आ जाएगा, अगर कनेक्ट हुआ तो ये वाला प्रिंट मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने क्लाइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अच्छा, क्लाइंट कनेक्ट करने के बाद उस क्लाइंट में से हमने क्या करना होता है, DB लेनी होती है कि कौन सी DB है। तो अगर आप क्लस्टर में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप ब्राउज कलेक्शंस करें, तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारी डेटाबेसेस नज़र आ रही हैं, जैसे ऐप DB, माई ऐप, सैम्पल, टू डू ऐप। आप यहाँ पे एक नई डेटाबेस बना सकते हैं, जैसे मैं उसका नाम रख लेता हूँ टू डू ऐप वैसे है, तो इसका नाम, इसकी DB का नाम क्या रखें, कुछ भी, फास्ट API रख लें। अच्छा, फास्ट API DB, ठीक है। ये मैंने नाम रख लिया। इसके अंदर कोई कलेक्शन अगर हमने बनानी है तो हमने टू डूज बनाने हैं, तो टू डूज की कलेक्शन प्रेफरेंस सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक DB मैंने क्रिएट कर ली है, तो उसके अंदर ये फास्ट API DB के अंदर जो है ये टू डूज करके मेरे DB टू डूज की एक कलेक्शन बन गई। जिस तरह टेबल बनाते हैं ना, वहाँ पे इधर कलेक्शन बनाते हैं। अगर नहीं भी बनी होगी वो ऑटो क्रिएट कर देगा खुद से, भी हम टेस्ट भी करेंगे इसको। तो अगर यहाँ पे बनी हुई है तो वो आ जाएगी। अब आपने इस वाली DB को एक्सेस करना है, तो वो क्या कहता है कि आप उस क्लाइंट में से DB इक्वल टू क्लाइंट, और उसके अंदर से आप डेटाबेस का नाम लिख लें। शायद इन्होंने रिसेंटली
वो इसलिए क्योंकि क्लाइंट यहाँ से रिटर्न हमने नल किया ना, तो सम टाइम अगर कनेक्शन नहीं बनेगा तो वो एरर आएगा। तो हम चेक भी लगा सकते हैं कि अगर वो रिटर्न हो तो फिर ही वो आगे फर्दर चले, अदरवाइज ना चले। अभी के लिए मैंने टाइप को इग्नोर कर दिया। तो क्लाइंट में से फास्ट एपीआई डीबी को लिया और इसको डीबी के एक वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर लिया। सही है। तो अब डीबी हमारे एक्सेस में आ गई। अब डीबी में से कोई भी कलेक्शन लेनी है वो हम ले सकते हैं। तो अगर हम इसको इतने फाइल को चलाना हो तो हम कैसे चलाएंगे? इसका रिलेटिव पाथ लेंगे, ऐसे ही है ना। तो फिर हम टर्मिनल में जाएंगे, पुराने टर्मिनल डिलीट कर देते हैं, पोएट्री रन यूविकॉन, फाइल का पाथ आ जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, ऐप और फॉरवर्ड स्लैश को डॉट और यहाँ पे हाइफन हाइफन रीलोड। अच्छा, मैं जैसे इसको रन करूँगा तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये मुझे ENV नज़र आ गया जो कि मैंने प्रिंट किया था। उसके बाद वो क्या कह रहा है, कनेक्टेड टू दी डेटाबेस। इसका मतलब है डेटाबेस के साथ कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो गया। अब ये सारा ये वाला कोड चला है तो इसका मतलब है कनेक्शन बन गया। अगर ये चलता तो मतलब एरर आता। एरर आने के क्या चांसेस थे कि अगर हम URI क्या कर देते, गलत दे देते, तो फिर उसने क्या थ्रो करना था, एरर थ्रो करना था। अभी एरर थ्रो नहीं किया तो इसका मतलब डेटाबेस के साथ मेरा क्लाइंट बन गया। और जैसे ही क्लाइंट मिलेगा उसको मैंने डीबी, उसमें से जो सी डीबी यूज़ करनी है वो कौन सी है, फास्ट एपीआई डीबी, और डीबी को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि जो टू डूज को गेट करने वाला राउट है ना, पहले डेटाबेस में से डाटा रीड करते हैं। तो अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं डेटाबेस में तो डाटा ही नहीं है तो रीड क्या होगा, कोई रीड होगा, कुछ एम्प्टी रीड होगा क्योंकि डेटाबेस में कोई भी डाटा नहीं है। लेकिन स्टिल हम रीड करने वाला लॉजिक लगा देते हैं। वो कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्राई कैच की एक्सेप्शन लगनी चाहिए ना, अगर कुछ भी गलत आता है तो ताकि वो उसको हम मैनेज कर लें। अच्छा, एक तो ये होना चाहिए और एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन आनी चाहिए, और अगर एरर आ रहा है तो एरर आ जाएगा और एरर प्रिंट हो जाएगा। टू डूज उस केस में एम्प्टी जाएंगे। और अगर कोई हमने डाटा बनाना है इसका, अगर कोई एरर आता है तो हमें टू डू को क्या करना चाहिए, एम्प्टी भेजना चाहिए। स्टेटस जो है वो एरर हम जो भी रखना चाहते हैं उसका मैसेज आ जाएगा, एरर मैसेज, एरर भेज दें। एरर एक स्टैंडर्ड बनाना है, कुछ भी कीज़ के नाम हो सकते हैं लेकिन पूरी ऐप में स्टैंडर्ड्स होंगे। तो स्टेटस के अंदर हम डाल देंगे फेल्ड, ताकि पता लगता रहे ना। स्टेटस के अंदर हम डाल देंगे फेल्ड और मैसेज के अंदर स्ट्रिंग, जो भी एक्सेप्शन आई है वो साथ में डाल। अभी ट्राई की तो बात नहीं की, अभी हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो उस वक्त टू डू क्या जाएंगे, एम्प्टी, एरर क्या जाएगा, एरर रीडिंग टू डूज, मैसेज क्या जाएगा, जो भी पीछे से एरर मैसेज आया वो, और स्टेटस क्या होगा, फील्ड। ये हमने स्टैंडर्ड बना दिया। समझो, हमें हमेशा जब भी एक्सेप्शन यूज करेंगे तो हमेशा हम ये चीज़ रिटर्न करेंगे। जब भी एक्सेप्शन यूज करेंगे तो हमेशा ये वाली चीज़ रिटर्न करेंगे, तो इशू ताकि हमारा जो है वो सॉल्व हो जाए। अब ट्राई के अंदर हमने कोड लिखना है कि ट्राई के अंदर हम कैसे चीज़ों को फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे उसने यूज़ किया है db.todos.find। अब हमारे पास कलेक्शन है ना टूडूज की, डीबी के अंदर, इस डीबी के इंस्टेंस के अंदर हमारे पास टूडू की कलेक्शन है जो अभी हमने क्रिएट की थी। मैंने उसके साथ एक फंक्शन लगाया डॉट फाइंड। फाइंड क्या करता है, उसमें जितने भी उस कलेक्शन में, मैंने कल बताया था अगर नो एसक्यूएल है तो टेबल की जगह पे क्या बनते हैं, कलेक्शंस, और कलेक्शन के अंदर क्या बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स। क्या बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स। क्या बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स। तो ये क्या करेगा, डॉट फाइंड, जितने भी इस कलेक्शन में डॉक्यूमेंट होंगे सारे के सारे क्या कर देगा, फेच करके हमें रिटर्न कर देगा। तो फाइंड करके वो सारे के सारे रिटर्न कर देगा। अगर कोई एरर आएगा तो एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी, और अगर एरर नहीं आएगा तो यहाँ पे ये रिटर्न
लिस्ट रिटर्न हो जाएगी टू डूज की। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टू डूज की लिस्ट है वो तो ठीक है जा रही है, लेकिन उसके साथ बाकी चीज़ें, एरर अगर आपने भेजना है स्टैंडर्ड वो नन चला जाए, कि कोई एरर नहीं आया, मैसेज के अंदर टू डू रीड सक्सेसफुली स्टेटस क्या हो जाएगा, सक्सेस। तो इससे क्या होगा कि एरर के केस में और सक्सेस के केस में, दोनों केस में जो हमारा रिटर्न है वो क्या है, सेम है, कंसिस्टेंट है। यानी मतलब फ्रंट एंड के ऊपर आसानी होगी ना उसको कि यार कीज जो हैं वो हमेशा ऑलवेज क्या आती हैं, कंसिस्टेंट। नॉर्मली तो हमें इस टू डू की जगह पे डाटा कर देना चाहिए, उसकी रीज़न भी मैंने बताई थी आपको, क्योंकि ये और ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगी। हो सकता है नीचे हम यूज़र को रिटर्न कर रहे हो, तो यूज़र में तो टू डूज रिटर्न नहीं होंगे ना, तो वहाँ भी कोई यूज़र रिटर्न होंगे, तो या तो हम नई नई कीज़ रिटर्न करें, या मैं इसको क्या मार्क कर दूँ, डाटा। अब डाटा है तो हमेशा स्टैंडर्ड डाटा ही जाएगा। अब वो टू डूज से हिट कर रहा है तो उसको डाटा में चले जाएंगे टू डूज, अगर वो यूज़र से हिट कर रहा है तो उस वक्त डाटा में उसको क्या चले जाएंगे, यूज़र्स। कैच नहीं, एक्चुअली हम यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट ही होता है पाइथन के अंदर ना, तो हम एक्सेप्शन को ही कैच करने के लिए, समझो जब भी कोई एरर आएगा उसको कैच करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये सिंटैक्स है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। एक्सेप्शन एक क्लास है जिसमें हर तरह की एक्सेप्शन हम टैकल कर सकते हैं, वो मैसेज। हाँ, ये कैच वाला काम कर रहा है टेक्निकली, समझो ये कैच ब्लॉक है ये वाला, और ये ट्राई ब्लॉक है, तो इसको पाइथन में हम इसको ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक बोलते हैं, थोड़ा सा फर्क है जावास्क्रिप्ट से। समझ आई बात? तो ये हमने एक कोड लिख लिया, इसको हम सेव करते हैं। तो अगर हमारा कोड सक्सेसफुली चल रहा हुआ तो अब हमें क्या होने चाहिए, टू डूज आने चाहिए। आने चाहिए या नहीं? नहीं आने चाहिए। क्यों आने नहीं चाहिए? क्योंकि हमारे पास कोई भी टू डूज नहीं है, लेकिन हम कॉल करके देखते हैं, कॉल करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो हम हमारा लोकल होस्ट 8000 पे चल रहा है, राउट का नाम क्या है, फॉरवर्ड स्लैश पे हिट करके देखते हैं क्या बोल रहा है, स्टेटस इज सर्वर इज रनिंग, मतलब स्टेटस उसका ओके आ रहा है, 200 स्टेटस आ रहा है। अच्छा, अब हम इसको भेजते हैं, कॉल करते हैं और उसमें भेजते हैं फॉरवर्ड स्लैश टू डूज। क्या हुआ, एरर आया या नहीं? नहीं। इसका मतलब कोई एरर नहीं आया, मैसेज क्या आया, टू डूज रीड स्टेटस क्या आया, तो ट्राई चला या एक्सेप्ट ट्राई, लेकिन डाटा फिर नहीं आया। क्यों? क्योंकि डेटाबेस में डाटा नहीं है। तो अब चले जाएं और डेटाबेस में डाटा हम ऐड करें। तो डेटाबेस में डाटा कैसे ऐड होगा? दो तरीके हैं अभी, या तो हम कोड के थ्रू ऐड करें, क्रिएट टू डू, या फिर हम डेटाबेस की एक्सेस तो मेरे पास है, मैं डायरेक्टली इधर जाके ऐड कर लूँ, तो कर सकता हूँ या नहीं? मैं यहाँ टू डूज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा था ना, हमारी एक कलेक्ट है तो वही ओके होगी। यहाँ पे क्लिक करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट, इस पे क्लिक करूँगा, वो यहाँ पे यूआई दे रहा है कि आप अपना डाटा जो इंसर्ट करना चाह रहे हो वो कर लें। तो मैं यहाँ पे एक डाटा ऐड करूँगा। अच्छा, मोंगोडीबी में ना हमने पढ़ा था कि की पेयर वैल्यूज में डाटा सेव होता है, तो मोंगोडीबी में एक की अंडरस्कोर आईडी जब भी हम नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं खुद से क्रिएट हो जाती है। ये डिफरेंशिएट करती है एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ। तो जब भी हम नया डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे, अंडरस्कोर आईडी आप क्रिएट करें या ना करें, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। साथ में टू डूज के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, टू डू का स्कीमा क्या होना चाहिए, टू डूज के स्कीमा, उसका टाइटल मतलब देखो ये टू डूज ही हैं, तो टू डूज का टाइटल एक्चुअली टास्क ही है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी मे बी लर्न डेटाबेस, ये मेरा टास्क हो गया। उसकी डिस्क्रिप्शन अगर वो कोई चीज़ लंबी है तो उसमें आ जाएगी मे बी क्या है, लर्निंग मे बी लर्निंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ऐसा कुछ। उसके अलावा और क्या होती है, डेट होती है इसमें, क्रिएटेड ऐड, कि कब एक्चुअली ये क्रिएट किया हमने, ऐसे ही है। तो क्रिएटेड अंडरस्कोर ऐड कर लें, तो उसके अंदर हम डाल देंगे चीज़ें जैसे यहाँ पे
क्या डेट डाल दें? आज क्या डेट है? 9 फरवरी। कल मैंने क्या बताया था? डेटाबेस के अंदर फाइल सेव नहीं करनी। अभी भी एरर है। एरर ये है कि यहाँ पे हम एक कॉमा भूल रहे हैं। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और साथ में क्रिएटेड है कि कब वो डिस्क्रिप्शन जो है क्रिएट हुई है। इसमें एक और चीज़ भी होती है टू डू ऐप के अंदर, उसको हम बोलते हैं इज़ कंप्लीटेड। होता है ना, कंप्लीटेड ट्रू है या नहीं? तो कंप्लीटेड उसके अंदर फॉल्स या ट्रू आता है कि अभी कंप्लीटेड नहीं है। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंप्लीटेड और क्रिएटेड ऐड, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम अगर एक से ज़्यादा क्रिएट करना चाहें तो मैं अब इसको इंसर्ट करता हूँ। तो डॉक्यूमेंट मेरा एक यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो अब इस कलेक्शन में फास्ट एपीआई डीबी के अंदर टू डूज के अंदर कितने कलेक्शन है? एक कलेक्शन के अंदर कितने वो डॉक्यूमेंट है? एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कितनी कीज हैं? 4। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंप्लीटेड और क्रिएटेड ऐड। ये आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है डायनामिक, मतलब ये मोंगोडीबी की एंड पे। अब अगर मैं ये मैंने यहाँ डेटाबेस से एंट्री कर दी है, सही है। अब अगर मैं उसी बगैर कोड में कोई चेंज करना पड़ेगा मुझे, कोई चेंज। अब db.todos कलेक्शन में से फाइंड दोबारा चलेगा तो क्या होगा? अब उसको कितने मिलने चाहिए? एक 1 मिल जाना चाहिए और वो मुझे वापस रिटर्न होना चाहिए। तो अगर मैं इसको अब दोबारा इसी राउट को हिट करता हूं तो टेक्निकली क्या होना चाहिए? एरर आ गया। वो क्यों? वो हम देखते हैं। एरर तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, वो क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट आईडी इज नॉट इटरेबल। हैं? हाँ हाँ, अब वही देख रहा हूँ, लेकिन ये एरर थ्रो क्यों कर रहा है? हैं? वही मैं देखने लगा हूँ इसकी टाइप क्या है, प्रिंट किस तरह से मैं ये डाटा रिटर्न कर रहा है, ताकि फिर हम उस तरह से उसको हैंडल कर लें। अच्छा, अब दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, इससे सर्वर क्रैश करेगा, लेकिन इसके अंदर अब हमें नज़र आ जाएगा कि टू डूज ही है ना एक से ज़्यादा। अच्छा, अब यहाँ से बन गया और साथ में इसको प्रिंट भी कर लेते हैं कि अब हमारे पास टू डू आ रहा है या नहीं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट अब लिस्ट ही है, इसको लिस्ट मेरा नहीं ख्याल बनाने की ज़रूरत है। लिस्ट टू डू डॉट अपेंड, उसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है? आईडी आ रही है, टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है और सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें से हम अपेंड कर लेते हैं कुछ चीज़ें उसके अंदर। आईडी नॉर्मली हमें चाहिए नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मतलब सीक्रेट है ना हमारा डॉक्यूमेंट से, वो इन्फॉर्मेशन हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं या जनरलाइज सिर्फ आईडी सेंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट आईडी एक्चुअली उससे मसला आ रहा है। तो हम यहाँ पे सॉरी, अच्छा, उसके अलावा और कोई मसला इसमें हो? दोबारा हिट करके देखें।
नहीं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना नहीं है एक्चुअली, इसी का सोल्यूशन फाइंड करना है हमने। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ से और चीज़ ऐड करनी है। हमने कंप्लीटेड रखा टेक्निकली, वैसे स्टेटस ज़्यादा बेहतर कीवर्ड है ना। यहाँ पे हमने इसका नाम कंप्लीटेड रखा है ना, एक्चुअली वो स्टेटस कंप्लीटेड होता है ना, तो इसकी की का नाम हम कंप्लीटेड कर देते हैं और स्टेटस जो है तो अब ये ठीक है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड ऐड और स्टेटस। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड ऐड अभी हमने ऐड करना है तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो हमने उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। लेट्स सी, अब दोबारा इसको हिट करते हैं। अब ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमने किया क्या है, इसको हम दोबारा से थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास लिस्ट ऑफ टू डूज आए, हमने उसके अंदर लिस्ट टू डूज करके एक वेरिएबल बनाया। अब वो खाली लिस्ट है हमारे पास। हमने ये हमारे पास चूंकि एक से ज़्यादा है तो हमने इसके ऊपर लूप चला लिया 1 बाय 1। वो जो हमें प्रिंट में भी मिल रहा था वो मैं ख़त्म कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है प्रिंट की अब। तो हमने लिस्ट टू डूज के अंदर अपेंड किया। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि ये जो इसके अंदर वो आईडी आ रही है ना, ऑब्जेक्ट आईडी, वो डिक्शनरी है। तो या तो हम उसका जो सिंटैक्स है या तो हम उसको डिक्शनरी बनाएं या उसको स्ट्रिंग बनाएं। तो हमने उसको स्ट्रिंग बना लिया। टाइटल लेके हमने टाइटल में रख दिया, डिस्क्रिप्शन लेके डिस्क्रिप्शन में रख दी, स्टेटस स्टेटस में, क्रिएटेड ऐड इसमें रख के ये सारा कुछ इसमें पुश कर दिया लिस्ट टू डूज। नहीं, एक सेपरेट डिक्शनरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन उसके अंदर सारी कीज जो जो मुझे चाहिए वो मैंने रीड की हैं। तो लेट्स सपोज अगर डीबी के अंदर 10 कीज हैं, मुझे सिर्फ 3 भेजनी है फ्रंट एंड पे। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं भेजनी तो मैं डिस्क्रिप्शन को ख़त्म कर दूं अगर यहाँ से, तो फ्रंट एंड के ऊपर डिस्क्रिप्शन नहीं जाएगी, डिस्क्रिप्शन नहीं जा रही, लेकिन डीबी में डिस्क्रिप्शन पड़ी है। बात समझ रहे हैं? तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे क्या किया है, वो ख़त्म कर दिया। तो ये कीज़ जो भी आपने डीबी से रीड की हैं, लाइक ये चूँकि ये टू डूज डीबी में से आ रहे हैं, उसमें से हमने एक टू डू मिला, उसके अंदर हमने उसमें से आईडी रीड करके आईडी में रख दी, टाइटल रीड करके टाइटल में रख दिया, डिस्क्रिप्शन रीड करके डिस्क्रिप्शन में स्टेटस रख दिया, और क्रिएटेड ऐड के अंदर क्रिएटेड ऐड रख दिया। अब जब मैं फ्रंट एंड पे देख रहा हूँ तो मेरे पास बाकी कीज तो आ ही रही हैं। एरर नल है, मैसेज में मैसेज, स्टेटस में सक्सेस, और इस तरह अब इसके अंदर जो टू डूज की लिस्ट है वो भी मेरे पास आना शुरू हो गई। तो इसमें क्रिएटेड ऐड में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस। अब अगर यही चीज मैं दोबारा से क्रिएट करता हूं, उसमें आईडी को एज अ स्ट्रिंग हम भेज रहे हैं। यहां पे अगर आके मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं और उसमें बोलता हूं यहाँ पे लर्न डेटाबेस की जगह पे लर्न फास्ट एपीआई, फास्ट एपीआई डिटेल डिस्क्रिप्शन। ये पता नहीं क्यों ऐसे भेज रहा है। इसको बोल देते हैं कंप्लीटेड, कि उसको हमने कर लिया है, और डेट जो है वो हम 1 मंथ आगे पीछे ले जाते हैं। इसको मैं इंसर्ट करता हूँ तो अब मेरे पास कितने डॉक्यूमेंट हो गए हैं यहाँ पे 2। अभी डेटाबेस में पहले कितने आ रहे थे 1। उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि था ही 1, लेकिन अब मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे कितने मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे। हाँ, अब स्पेसिफिक वाले पे करना है, लेकिन ये बात आपको समझ आ रही है। जितने भी क्रिएट ज़्यादा होते जाएंगे उतने ज़्यादा मुझे यहाँ पे फ्रंट एंड पे मिलते जाएंगे। अब जितने भी मैं क्रिएट करता जाऊँगा उतने ज़्यादा मुझे फ्रंट एंड पे मिलते जाएंगे। तो रीड का जो ऑपरेशन है वो मेरा सक्सेसफुली जो है वो चल रहा है। तो ये है टू डूज, ये सारे के सारे टू डू लेके आएगा। अब इसमें एक चीज़ हमने ऐड करनी होती है, पेजिनेशन, के अगर लेट्स सपोज 1 लाख है तो 1 लाख इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना, वो पेज नीचे बने होते हैं अक्सर टेबल के नीचे। तो जिस पेज से लेके जिस पेज तक लेके आने हैं वो मुझे पेजिनेट करना होता है उसको। तो अब वो हमने देखने के सारे के बजाय अगर हमने कुछ लिमिटेड लेके आने हैं,
कोई सर्च की बेस पे, कोई आईडी की बेस पे, कोई पेज की बेस पे, तो वो हम वेयर कंडीशंस कैसे पुट करते हैं वो हमने एक्चुअली स्टडी करना है। तो उसके लिए हम एक और राउट बनाएंगे यहाँ पे, उसका नाम रखेंगे /to do, / हम इसमें पाथ पैरामीटर लेंगे और उसके अंदर हम आईडी जो है वो रिसीव करेंगे। अच्छा, उसकी बेस के अंदर रीड टू डू बाय आईडी, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन बना लिया। अच्छा, एक्सेप्शन के अंदर वो मुझे सेम डाटा भेज रहे हैं, डाटा एम्प्टी हो, अरे आनी चाहिए ना इधर, क्योंकि हम दूसरे में रे भेज रहे हैं। नहीं, ये सिंगल है तो इसमें एक आएगा ना, आईडी की बेस पे तो एक ही आ सकता है, तो एक हम उसको लिस्ट में नहीं भेजेंगे, आप किस में भेजेंगे, डिक्शनरी में, क्योंकि हम सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं, तो एक तो ज़्यादा नहीं होती, लिस्ट नहीं होती है, तो वो एक डिक्शनरी ही सिर्फ रिटर्न होगी। एरर के अंदर एरर रिटर्न हो जाएगा, मैसेज में अगर कोई आता है स्टेटस में स्टेटस। अच्छा, यहाँ पे अब हमने उसका सिंटैक्स थोड़ा सा बदला है। उसमें क्या किया है कि हमने एक तो हमने todos.find के अंदर हमने कंडीशन लगाई है जहां पे अंडरस्कोर आईडी हो, ऑब्जेक्ट आईडी, उसके अंदर आईडी हमने पास कर दी है जो हमें फ्रंट एंड से मिली और ये स्ट्रिंग होगी। और अगर वो मिलती है तो उसमें मैं डाटा के अंदर एक अब ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा, यानी हम एक डिक्शनरी रिटर्न करेंगे जिसमें आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, क्राइटेरिया होगा, और वो सारा जैसे हम पहले रीड कर रहे थे सेम उसी तरीके से रीड होगा। लेकिन ये वाला कोड तो हमारा वो ये जो हमने पहले भी ऊपर लिखा है फाइंड ऑल के अंदर। फाइंड वन के अंदर जो मेजर फर्क है ना, वो todos.find की जगह पे हमने क्या लिखा है, फाइंड वन। पहले यहाँ पे क्या लिखा था, डॉट फाइंड, वो सारे फाइंड कर रहा था, इसीलिए हम लूप भी लगा रहे थे। अभी हमें एक तो लूप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही फाइंड होगा या नहीं फाइंड होगा, और अगर नहीं फाइंड होता तो उसकी बेस पे हम एम्प्टी रिटर्न कर सकते हैं। अगर हमारे पास फाइंड होता है तो उसकी जगह हम फाइंड वन लगेगा। अगर वो आता है देन उसके अंदर हमारे पास अंडरस्कोर आईडी होगी। अब फाइंड कौन सा एक करना है उसकी हमने इंफॉर्मेशन देनी है। तो मैं कह रहा हूं ये डिक्शनरी हमें पास करनी पड़ रही है, तो उसके अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूं अंडरस्कोर आईडी, जिसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट आईडी, यानी जो ऑब्जेक्ट आईडी है मोंगोडीबी से हमें मिलेगी, और उसके अंदर हम आईडी पास कर रहे हैं जो हमें फ्रंट एंड से मिल रही है। अगर ये दोनों मैच करते हैं फिर ही वो एक हमारा टू डू फाइंड करेगा, अदरवाइज टू डू फाइंड नहीं करेगा। तो अगर हम पाई मोंगो पे जाते हैं एक फाइंड करने के लिए, फाइंड पाई मोंगो, इसके अंदर अब कौन कौन सी कंडीशन लग सकती हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पाई मोंगो फाइंड वन, अच्छा अब इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो वो क्या कर रहा है, फाइंड वन के अंदर यहाँ पे डिक्शनरी पास कर रहे हैं हम। डिक्शनरी के अंदर हम किसी भी की के अगेंस्ट मैचिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आईडी के केस मैचिंग करनी है। लाइक हम कहते हैं कि जिधर जो है वो टाइटल इससे मैच करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, कॉलन के बाद उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो अज्यूम करो कि अगर हम टाइटल के अगेंस्ट सर्च करते हैं तो टाइटल यहाँ पे क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू, और वैल्यू क्या होगी उसकी जो पीछे से आईडी हमारे पास रिसीव हुई है। तो अभी के लिए हम आईडी के थ्रू ही करेंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए अब ये समझो आईडी जो है वो टाइटल है, तो यहाँ से जो भी टाइटल आएगा अगर वो मैच करेगा तो मेरा वैल्यू मिलेगी, अगर मैच नहीं करेगा तो वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अज्यूम करें हमें टाइटल से अगर इसकी सर्चिंग करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक टाइटल आ रहा है लर्न डेटाबेस। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं पास करता हूँ /लर्न डेटाबेस, तो अच्छा पोस्ट है, गेट होना चाहिए ना, पोस्ट तो वैसे ही गलत आ रहा है। और
वैसे भी यहाँ पे हमें, चलो लेट्स सपोज ये गलत मैं भेज देता हूँ लर्न डाटा में। अच्छा, अब एरर रीडिंग डेटाबेस, और वो कह रहा है ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइबेबल, लाइक उसको वो चीज़ नहीं मिली जो उसको चाहिए थी, और इसलिए यहाँ से इसकी डाटा एम्प्टी आया और स्टेटस क्या आया है, फेल्ड आया, क्योंकि जो आइटम उसको चाहिए थी वो आइटम उससे नहीं रिसीव हुई। अब अच्छा, अब हम एक तो इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या एक्चुअली पाथ पैरामीटर में हमें वैल्यू सही मिल रही है या नहीं। तो हम प्रिंट लगाएंगे और आईडी को साथ में प्रिंट कर लेते हैं, हिट करते हैं कि जो हम भेज रहे हैं वो आ रहा है या नहीं। और टू डू के अंदर कहाँ पे आ रहा है लाइन नंबर, अच्छा लर्न डेटाबेस वो आ रहा है। अब वो कह रहा है कि नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइबेबल। यहाँ पे चूंकि हमने क्या लिखा हुआ है, हम टू डू में से टाइटल रीड कर रहे हैं, सॉरी नीचे होगा, हम टू डू में से टाइटल रीड कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त टू डू एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमारा कोई भी टाइटल उसके साथ मैच नहीं किया। जब कुछ भी मैच नहीं किया तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, जब एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हमें यहाँ पे नन टाइप आएगा, यानी कोई भी डाटा रिसीव नहीं होगा, और नन टाइप में से आप ये चीज़ें रीड नहीं कर सकते। अब अगर ऐसा सिनेरियो हो कि अगर आपको डाटा नहीं आ रहा, ये रिटर्न तब चलना चाहिए अगर आप कह लो कि डाटा हमारे पास आता है। अगर डाटा नहीं आता तो उसका एक अलहदा से हमारा रिटर्न होना चाहिए। तो हम वो भी बना लेते हैं यहाँ पे, इफ़ अगर टू डू हमारा नन होता है तो हम ये रिटर्न कर देंगे, ताकि एम्प्टी डाटा जो फाइंड हो उसमें हम लिख दिया कि डाटा नॉट फाउंड, मैसेज में टू डू नॉट फाउंड, और स्टेटस जो है वो फेल्ड हो गया, और डाटा जो है वो एम्प्टी डिक्शनरी चला जाएगा अगर वो एम्प्टी आता है। अगर नहीं आता तो फिर ये वाला डाटा जाएगा। तो अब जो ये केस अभी हमें फेस करना पड़ रहा था, वो ये एक्स्ट्रा चेक लगाने से वो केस हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो अब अगर टू डू मिलेगी उसको तो रिटर्न हो जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो ये वाला एम्प्टी टू डू जो है वो रिटर्न हो जाएगा। एक तो ये हमने चेक लगाया। दूसरा, अब यहाँ पे हमने आईडी को मैच करना है। तो अब आईडी को मैच करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए। अच्छा, ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, बेसन डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ये वाली चीज़ आपने इंपोर्ट करनी है। की पेरियोवेल से कहाँ पे, ऑब्जेक्ट आईडी के लिए, हाँ उसकी मैं आपको रीज़न बताने लगा हूँ क्या मैं कर रहा हूँ। ये जो आईडी आ रही है ना, ये आ रही है प्लेन समझ रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रिंग आ रही है। लेकिन अगर आप मोंगोडीबी में देखें तो ये एक सिंटैक्स के तौर पे सेव होती है, जिसको हम ये ऑब्जेक्ट आईडी बोलते हैं। तो ये स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग से कंपेयर हो सकती है। तो यहाँ पे चूंकि हम स्ट्रिंग नहीं भेज रहे तो ये कंपेरेबल नहीं है। तो अब हमें इसको फिर क्या भेजना पड़ेगा, इसको दोबारा उस, याद होगा आपने जब हमने रीड किया था ना, इसको टाइप कास्टिंग हो नहीं सकती ना, इसकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आईडी का सिंटैक्स है उसमें शिफ्ट करना इसको जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो हमने आईडी को शिफ्ट किया था स्ट्रिंग में, जब वो स्ट्रिंग में बन जाती है तो वो कुछ इस तरह से रिटर्न होती है, जैसे ये पहले रिटर्न हो रही थी मुझे ऐसे, ये ऐसे रिटर्न हो रही है। लेकिन इसके साथ में मुझे ऑब्जेक्ट आईडी वाला सिंटैक्स लगाना जरूरी है, इसको दोबारा मोंगोडीबी की आईडी बनाना जरूरी है। अगर हम मोंगोडीबी की आईडी नहीं बनाएंगे तो ये कंपेरेबल नहीं होगी। तो उसको बनाने के लिए हमें फिर ये ऑब्जेक्ट आईडी जो है ना वो इंपोर्ट करनी पड़ती है, और वो ऑब्जेक्ट आईडी फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे। एज एन फंक्शन। तो अब ये क्या करेगा, इसको इस आईडी को दोबारा ऑब्जेक्ट आईडी बना देगा, यानी जो चीज़ हमें पहले मिल रही थी ऑब्जेक्ट आईडी, उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। अब स्ट्रिंग को दोबारा हमने ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट करना है, ताकि यहाँ पे आईडी उसके साथ अंडरस्कोर आईडी है ना, अंडरस्कोर आईडी उसके साथ मैच करे, और अगर मैच करेगी तो फिर हमें वो स्पेसिफिक राउट मिलना चाहिए। तो अब हम इसको चला के देखते हैं कि चलता है या नहीं। सर्वर जो है वो रन हो रहा है। अब अगर हम ये वाली आईडी कॉपी करके इसके पाथ में सेंड करते हैं तो हमें वो वाला डाटा मिल गया, समझ रहे हो।
अगर हम गलत आईडी देते हैं तो क्या होगा, मैचिंग नहीं होगी, और मैचिंग नहीं होगी तो वो एरर आ जाएगा और वो कहेगा एरर रीडिंग टू डू इज नॉट अ वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी, और वो एक्चुअल एरर हमें थ्रो कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? सही हो गया। अब साथ में आपको पता भी लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट आईडी नहीं है, इस वजह से ये इशू आपको क्रिएट करना मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे एक्चुअल आईडी डाल देंगे तो फिर वो आईडी जो है वो फेच होगी, लाइक हम 7 डाल देते हैं, अब आईडी मैच नहीं हुई तो अब वो क्या कह रहा है, टू डू नॉट फाउंड। पहले वो जो एरर दे रहा था वो इसलिए क्योंकि इसकी एक लेंथ है इस आईडी की, वो फिक्स है, अगर मैं उससे कम कर दूंगा तो ये सिंटेक्स में मिस्टेक हो गई ना, तो वो जैसे ही फाइंड वन चलेगा उसको पता लग जाएगा कि ये वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी नहीं है, और जैसे ही उसको पता लगेगा वो वाला एरर थ्रो कर देगा। अब मैंने अगर इसको ठीक वाली आईडी पास की है लेकिन वो गलत है, लेंथ वगैरह उसकी सेम है लेकिन आईडी गलत है, तो अब वो कहेगा कि ये वाला टू डू फाइंड नहीं हुआ। सही है। और अगर मैं सही पास करूंगा तो वो फिर आईडी मेरे पास, वो टू डू मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने दूसरा लेके आना है तो मैं सारे फिर फेच कर लेता हूं, दूसरे की आईडी कॉपी करता हूं और वो यहाँ पे पाथ पैरामीटर के अंदर पास करूंगा तो वो वाला मेरे पास डाटा आ रहा है। हाँ, अगर आपने आईडी को मैच नहीं करना, सिर्फ टाइटल को मैच करके लेके आनी है चीजें, फिर भी ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, तो उसके लिए हम क्यूरी पैरामीटर के थ्रू उसको कर लेते हैं। लाइक अब बाय टाइटल आपने फेच करना है तो आपको फिर क्या बनाना पड़ेगा, फिर एक राउट बनाना पड़ेगा, हर काम को करने के लिए एक राउट बनाना पड़ेगा। तो @/ टाइटल, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा, सॉरी ये पता नहीं क्यों पोस्ट ले जाता है, गेट, तो यहां पे आ जाएगा रीड टू डू बाय टाइटल, और वो सारा कोड आ गया। तो यहाँ पे हम टाइटल को क्या ले लेंगे, हम स्ट्रिंग ले लेंगे। अब अगर टाइटल आएगा तो वो टाइटल यहाँ पे मिल जाएगा, सॉरी ये तो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये हमें एज अ क्यूरी लेना है क्योंकि इसके अंदर वो स्पेसिस और बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं, तो इसलिए तो पाथ पैरामीटर में नहीं लेना, क्यूरी में लेना है क्योंकि स्पेसिस वगैरह भी आ सकते हैं, या फिर हम इसको बॉडी पैरामीटर के थ्रू ले सकते हैं। अगर गेट है तो गेट में बॉडी पैरामीटर पास नहीं होता, गेट के पैरामीटर में हमेशा क्यूरी या पाथ पैरामीटर से डाटा जाता है, बॉडी पैरामीटर सपोर्ट नहीं करता गेट। अच्छा, टूडूज के अंदर टाइटल आ जाएगा, टाइटल मेरे पास क्यूरी पैरामीटर है, और वो मैं यहाँ पे, अब मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूँ, फाइंड वन टाइटल कोलन, अगर ये टाइटल इससे मैच करेगा तो वो टू डू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो एम्प्टी टू डू रिटर्न कर देगा। अगर आता है तो एक्चुअल टू डू रिटर्न हो जाएगा, और अगर नहीं आता, कोई एरर आता है तो एरर थ्रो हो जाएगा। तो हमने इसके प्रॉपर एरर हैंडलिंग भी कर ली और एक टू डू भी बना लिया जो रीड करना है। अब हम टाइटल पास करते हैं क्यूरी के अंदर, इसको सेव करके, और इसका नाम चेंज करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि / टू डू वाला पहले भी है। हैं चलेगा? नहीं चलेगा, हाँ चल रहा है, एरर तो उसने कोई नहीं थ्रो किया। अब अगर हम पास नहीं करते तो ये सारे रिटर्न कर रहा है। अगर हम यहाँ से क्यूरी पास करते हैं, क्यूरी क्या है हमारे पास, टाइटल, और टाइटल में हम पास कर देते हैं लर्न डेटाबेस और हिट करते हैं, तो अब सिर्फ एक आ रहा है, एक आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, नहीं दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लर्न फास्ट है, यही है। मुझे लगता है कि वो राउट नहीं चला उसके पास ना, मेरा ख्याल है, क्योंकि सेम हो रहा है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ना है। इसका नाम हम रख लेते हैं टू डूज बाय, इसका नाम भी यही रख लेते हैं टू डूज बाय टाइटल,
और ये ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। टू डू बाय टाइटल, फैच टू डू बाय टाइटल, ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि नेमिंग भी अच्छी होनी ज़रूरी है ना। अब ये मैं यहाँ पे पास करता हूँ टू डूज़ की जगह फैच टू डू बाय टाइटल। अब सिर्फ एक आया, ठीक है। तो राउट बदलना ज़रूरी है क्योंकि वो पहला आ रहा है तो पहले को चला रहा है अगर सेम हो रहा है तो। अब ये भी समझ आ गई। अब फैच टू डू बाय कुछ और करना पड़ेगा तो उसके लिए भी राउट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए रेस्ट एपीआईज़ के अंदर हमें बहुत ज़्यादा राउट्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि कोई भी काम करना है तो राउट बनाना पड़ेगा, कोई भी काम करना है तो राउट बनाना पड़ेगा। पर रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं फिर उतने राउट्स बन जाते हैं। सही। अब वो भी करना है, अभी तो सिर्फ रीड वाला कर रहे हैं कि रीड कैसे कैसे हो सकता है। तो हमने एक फाइंड वन देख लिया, फाइंड देख लिया जिसमें सारे रीड करने हैं, फिर फाइंड बाय आईडी, फिर फाइंड बाय टाइटल देख लिया। तो बहुत सारी कंडीशन इसके अंदर हो सकती हैं। अभी हमने ये सारी नहीं की, बहुत सारी और भी हो सकती हैं। जैसे हमने लाइक वाले करने हैं या हमारे पास कोई 3-4 हम कहेंगे इन 3-4 वैल्यू में से कोई वैल्यू मैच करती है तो वो आ जाएं। फिर अगर हम कहते हैं कि यार कोई भी कम्प्लेक्स क्यूरीज रिलेशनशिप नहीं होते, नो एसक्यूएल में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। नो एसक्यूएल के अंदर आपको इस तरह क्यूरीज ही डिफाइन करनी पड़ती हैं। हम 2 टेबल से डाटा इकट्ठा ले सकते हैं लेकिन इसमें उस तरह से रिलेशन नहीं बनते जिस तरह एसक्यूएल में होता है ना कि फॉरन की वहाँ से वहाँ चलेगी और इस तरह से हम ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, टेबल है नहीं तो रिलेशन भी नहीं बनता है उसमें, वो एसक्यूएल वाला रिलेशन नहीं बनता है इसके अंदर। सही है। हाँ, यही तो कल सीखा था कि हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर 2 कीज हैं, तीसरे में 3 है तो ये हो सकते हैं, उसमें मसला नहीं आएगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, इनकंसिस्टेंट डाटा हो जाता है। लेकिन कोई मोंगोडीबी आपको एरर नहीं देगा ऐसा करने में। लाइक आप एक बिल्कुल ही उसमें नई कीज का डॉक्यूमेंट बना, जैसे अब ये कलेक्शन है टू डूज की, अब इसमें मैं एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करता हूं और वो मैं कर देता हूं स्टूडेंट का, यानी उसका नाम आ गया, उसकी ईमेल आ गई, ठीक है। अब ये वाली चीज बाकी टू डूज में है नहीं है ना, तो अब एक्चुअली ये टू डू भी नहीं है, ये तो नेम और ईमेल ये कोई यूजर का डाटा है ना। क्या ख्याल है, मैं इसको इंसर्ट करूंगा, ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट कर देगा, लेकिन ये डाटा इनकंसिस्टेंट डाटा हो गया। टेक्निकली यूजर को हमने टू डू में सेव कर दिए, तो ये हमें खुद भी समझ नहीं आएगी अगर हम ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा हो मसला नहीं है। लेकिन अब एरर आएगा, वो एरर क्यों आएगा, क्योंकि एक डाटा यहां से हम अगर कोड में देखें ना, तो रीड वाले कोड में हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि यार हर एक में से टाइटल फाइंड करो, डिस्क्रिप्शन फाइंड करो, स्टेटस फाइंड करो। अब एक बीच में से लिस्ट में एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसमें ये वैल्यूज नहीं होंगी, तो फिर टू डूज क्या हो जाएंगे, क्रैश कर जाएंगे, वो हमें एम्प्टी रिजल्ट रिटर्न करेगा। हम कॉल करके भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको एम्प्टी कर देता हूं, हाँ सिंगल वैल्यू करोगे तो फिर आ जाएगी, अगर मल्टीपल करोगे तो नहीं आएगी। एरर रीडिंग टू डू टाइटल और स्टेटस क्या आ गया, फील्ड। वो फील्ड बाकी फॉल्स है, क्या ख्याल है, एक ट्रू है बाकी फॉल्स है। तो अब ये देखो एरर आ रहा है, अब टू डूज नहीं आ रहे, क्यों टू डू ना आने की वो रीजन दे रहा है कि टाइटल वो फाइंड करने की उसने कोशिश की लेकिन टाइटल उसको मिला नहीं एक डॉक्यूमेंट में, उसने बाकी सारे भी रिटर्न नहीं किए। क्यों नहीं किए, वो एक्सेप्शन में चला गया और एक्सेप्शन में उसने थ्रो कर दी। सही। तो इस तरह से ये चीजें जो है वो वर्क करती हैं। अब यहां से यानी ये उस लूप चला रहा था, लूप चलाते चलाते उसको एरर आया क्योंकि उसको टाइटल नहीं मिला, और जैसे टाइटल नहीं मिला वो यहां से एक्सेप्शन में ले गया उसको, और एक्सेप्शन में उसने एक्सेप्शन रिटर्न कर दी कि एरर आ गया। सही है। तो नॉर्मली ऐसा आप एसक्यूएल में कर ही नहीं सकते, यानी आप डीबी लेवल पे कर ही नहीं सकते। आप उसके अंदर पुट करोगे तो वो एरर दे देगा, पुट ही नहीं करने देगा। लेकिन नो एसक्यूएल में ये करने दे रहा है, लेकिन इससे हमारा अपना डाटा इनकंसिस्टेंट हो रहा है, तो हम ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन ये डाटा फ्लेक्सिबल है, तो इसलिए मैंने यहां से इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया।
डेफिनेटली अब टू डूज बनाए हैं, यूजर्स की बनानी है, तो फिर यहाँ पे आगे हम इस डीबी के अंदर आगे हम एक कलेक्शन है टू डूज, उसमें ये साइज बता रहा है उसमें कितने केबी का डाटा स्टोर है, 4 केबी का डाटा स्टोर है। अब एक और कलेक्शन का नाम रख देंगे, उसका नाम क्या रख देंगे, यूजर्स। एक और कलेक्शन बनानी है तो उसका एक और, अब इसमें 2 कलेक्शन बन गए, टू डूज और यूजर। एक और यानी समझो कि हम चलते हैं एसक्यूएल की तरह ही, अगर 5 टेबल बन रहे हैं तो इधर भी हमने 5 कलेक्शन बनानी है, अगर 10 टेबल बन रहे हैं तो इधर भी 10 कलेक्शन, और जितनी रोज हैं उतने डॉक्यूमेंट ऐड हो रहे हैं, तो वो तो सेम ही है, सिमिलरिटी उसके अंदर अचीव हो रही है। तो ऐड हमारा डाटा हो गया, अब सॉरी रीड हो गया डाटा। अब हम करते हैं डाटा ऐड, कि डाटा ऐड कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें राउट कौन सा बनाना पड़ेगा, क्रिएट टू डू। कौन सा राउट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हम आगे एक टू डू बनाएंगे और उसको बोलेंगे क्रिएट टू डू। टू डू क्रिएट टू डू का राउट बनाएंगे, क्रिएट टू डू का राउट बनाएंगे, उसमें डालेंगे यहाँ पे, अच्छा टैब दबाना, तो उसको रखेंगे क्रिएट टू डू, और यहाँ पे हमारे पास क्रिएट टू डू के फंक्शन में हम लेंगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और साथ में स्टेटस कंप्लीटेड है या नहीं है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, db.todos.insert1, हमने एक इंसर्ट करना है तो इंसर्ट 1, उसमें आपने डिक्शनरी पास करनी है। डिक्शनरी में वही 4 चीजें जो हमने की थी मैनुअली वहां पे, वो क्या क्या थी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, और अब ये टाइटल भी कहां से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी, और ये कौन से वे से डाटा आ रहा है, क्यूरी पैरामीटर। टेक्निकली हमें इसके लिए क्या डिफाइन कर लेना चाहिए, पाइडेंटिक को डिफाइन करके बॉडी पैरामीटर इस्तेमाल करना चाहिए ना, क्योंकि क्यूरी वाला डाटा तो पब्लिक होता है, तो हमें इसको प्राइवेट डाटा रखना चाहिए ना। एक नया टू डू क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए हम इसको कैसे क्रिएट करना चाहिए, इसको पाइडेंटिक के अंदर हमें बेस मॉडल जो है वो बनाना चाहिए। अच्छा अगर आईडी वगैरह नहीं आती, आईडी को हम रिटर्न करेंगे रिजल्ट डॉट इंसर्टेड आईडी, उसको हम स्ट्रिंग करके कर देंगे कि ये वाला टू डू जो है वो क्रिएट हो गया। और यहाँ पे हमने टू डू डेट को हार्ड कोड कर दिया, नॉर्मली हम डेट का ऑब्जेक्ट यूज करके यहाँ पे डेट टाइम सेव कर देंगे जो हम करना चाहते हैं। एक तो हम इसका ऊपर मॉडल बना लेते हैं ताकि जो है ये बॉडी पैरामीटर से रिसीव हो और उसके अंदर वो सारी फॉर्मेटिंग भी हो जाए और चीज़ें भी उसकी चल जाए। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ से पाइडेंटिक से बेस मॉडल इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम डेट टाइम से डेट टाइम आ जाएगा, पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। तो एक हम मॉडल बना लेते हैं टू डू की क्लास, उसमें ये सारी चीज़ें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, और साथ में वो हार्ड कोडेड भी हो जाए, क्योंकि हमने तो इसको एज एन इनपुट यूज करना है। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस हमारे पास आ गया, और डेट टाइम हम नीचे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम आके ये सारा खत्म करके हम इसको क्या कर देंगे, ये सारा खत्म करके इसको हम क्या बोल देंगे, टू डू, और उसके अंदर वो पाइडेंटिक का मॉडल पास कर देंगे। और यहाँ पे टू डू में से टाइटल आ जाएगा, टू डू में से डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, टू डू में से स्टेटस आ जाएगा, और ये हम डेट टाइम डॉट नाउ कर देंगे। अगर आपने इसको स्ट्रिंग सेव करना है वो भी ऑप्शन है कि इसको हम str के अंदर सेव कर दें, यानी इधर स्ट्रिंग बना दें ताकि वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में सेव हो। ऑल सेट। अच्छा क्योंकि हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रीड कर रहे हैं ना इसको, तो हमने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सेव कर दिया। तो करंट डाइट सेव हो जाएगा टू डू। आई होप कि सारा कुछ ठीक है।
तो अब सारी चीज़ें चलनी चाहिए एज प्लान्ड। तो हम क्या करते हैं, एक नया राउट बना लेते हैं, उसमें पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाएंगे ना। तो पोस्ट में क्रिएट टू डू मेथड पोस्ट है, बॉडी पैरामीटर में पास नहीं करेंगे, वो कहेगा बॉडी पैरामीटर पास करो। उसमें हम रा और साथ में जेसन पास करेंगे, और क्या क्या पास करना है हमने, टाइटल में भी पोस्टमैन, और साथ में डिस्क्रिप्शन। अच्छा, हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल दी, ठीक है। और क्या था डालना है इसमें, स्टेटस, स्टेटस में एनी स्टेटस डाल दिया और इसको हिट किया, आईडी रिटर्न हुई है। तो इसका मतलब क्या है, आईडी खुद क्रिएट की है जो हमने रिटर्न की थी। अगर आप इसके कोड में देखें तो हमने क्या किया था, टू डू अगर क्रिएट हो जाए तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में से हमने डॉट इंसर्टेड आईडी ली थी जो क्रिएट हुई है। तो इसका मतलब अगर मैं डीबी में जाके देखूं तो इस वक्त मुझे कितने टू डू नजर आने चाहिए, 3। पोस्टमैन, पोस्टमैन डिस्क्रिप्शन, एनी स्टेटस, और साथ में हमारे पास डेट एंड टाइम भी आ गया कब क्रिएट हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इसी को दोबारा चलाऊं गेट वाले को, तो अब मुझे कितने आने चाहिए, 3। तो तीनों आ रहे हैं, ऑल सेट। तो अगर एक और क्रिएट करना है तो दोबारा इस एपीआई को कॉल कर दो, इसको पोस्टमैन 2 बोल दो, इसको डिस्क्रिप्शन 2 बोल दो, स्टेटस को कंप्लीटेड बोल दो, हिट कर दो, क्रिएट हो गया। दोबारा फेच करो तो अब 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, क्रिएट भी हो रहे हैं और रीड भी हो रहे हैं। अगर सिंगल रीड करना है तो उसकी आईडी पकड़ो, बात पैरामीटर में आईडी भेजो और वो सिंगल रिटर्न करेगा, सही है। और अगर डिलीट करना है या अपडेट करना है उसका भी कोड देख लेते हैं। डिलीट वाला तो सिंपल होगा, उसमें हमने क्या पास करनी है, आईडी पास करनी है। तो यहाँ पे ऐप डॉट डिलीट, डिलीट टू डू आईडी आ जाएगी और ये सारा कोड भी लिख ही देगा। ऑब्जेक्ट आईडी पास करेंगे, आईडी अगर डिलीट 1 करना है आईडी आईडी से मैच करेगी, वो हम कह रहे हैं टू टू डिलीट कर दो। अगर काउंट 0 आता है तो हम रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हमारा एरर थ्रो हो जाएगा। अगर 1 आएगा तो डिलीट हुआ, अगर 2 0 आता है तो फिर डिलीट टू डू फाइंड नहीं हुआ, ठीक है। और ये चीज़ अब हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं। हम एक आईडी टू पोस्टमैन कलेक्शन वाली पकड़ते हैं, राउट हमारा है डिलीट लोकल होस्ट / ये, और इसको क्या बोलना है, डिलीट टू डू। हिट करेंगे, टू डू डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब है अगर गेट वाले में दोबारा हिट करूंगा तो ये पोस्टमैन वो जिसको हम फैच कर रहे थे वो मिला नहीं उसको, तो अब वो पोस्टमैन 2 वाला डिलीट हो गया। अगर ये पोस्टमैन वाला भी डिलीट करना है, इसकी आईडी पकड़ेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो डिलीट कर देगा उसको भी, सही है। तो अब डीबी में फिर 2 रह गए, पहले 4 थे अब 2। अब अपडेट करना हो फिर डॉट पुट कर देंगे, और आईडी की बेस पे अपडेट करना है डेफिनेटली। उसमें आईडी पाथ पैरामीटर में आ जाएगी और जिस टू डू को अपडेट करना है वो बॉडी पैरामीटर में आ जाएगा। अपडेट 1 पहले पैरामीटर में हम अपडेट 1 में डिफाइन करेंगे किस टू डू को अपडेट करना है, और सेकंड के अंदर सेट करके हम यूज करेंगे कि ये चीजें आप सेट कर दें। और अगर वो मॉडिफाई काउंट 0 आता है तो नॉट फाउंड, अगर 1 आता है तो सक्सेसफुली अपडेटेड,
और बाकी एरर। तो ये सारी चीज़ों को अपडेट भी आपके कर देगा। तो अगर हम इसको सेव करके अपडेट वाले को टेस्ट करते हैं, पहले गेट से गेट करें, किसी को अपडेट करना है, लर्न फास्ट एपीआई वाले को अपडेट कर लेते हैं। तो उसकी आईडी ले लेता हूं मैं, लर्न डाटा को कर लें, फास्ट एपीआई कर लें, डॉट पुट अपडेट टू डू फॉरवर्ड स्लैश पाथ पैरामीटर, बॉडी पैरामीटर में पोस्ट से ले लेते हैं, इसके साथ हम अपडेट करना चाह रहे हैं रा फॉर्मेट जेसन, यानी लर्न फास्ट एपीआई को पोस्टमैन 2 करना चाह रहा हूँ। हिट करूँगा टू डू अपडेट सक्सेसफुली, गेट में आएंगे तो यहाँ पे लर्न डेटाबेस और पोस्टमैन 2 आ गया, तो अपडेट भी हो रहा है। तो हमने करंट कर लिया रीड, अपडेट, डिलीट, और कौन सा होता है ऐड, क्रिएट। तो करंट हमारा हो गया, ये मैंने कर लिया। कोड में पुश कर देता हूँ। आपने ये करना है कि इसकी जो मैंने ये टू डू ऐप बनाई है, आपने इससे मिलती जुलती एक ऐप बना के लानी है जिसमें ऐड, डिलीट, अपडेट, क्रिएट, यानी पूरा करंट और कनेक्शन बन रहा हो। कोड में ये पुश कर देता हूँ ताकि आपके पास ये चीज़ें आ जाए। नेक्स्ट फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये आपने लाजमी करके लेके आना है कि आप पूरा टू डू जो है वो मोंगोडीबी से करंट अप्लाई करें और आपका डेटाबेस में डाटा सेव होना चाहिए। तो मैं इसको कट करता हूँ, ऐड करता हूँ कमिट मोंगोडीबी फास्ट एपीआई, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, तो अभी आप लोगों की एथिक्स की क्लास होगी, उसके बाद फिर आप लोग जा सकते हैं।